हम सबको अपने बालों से इतनी मोहब्बत होती है, चाहे औरत हो या मर्द, लेकिन बाल खूबसूरती की निशानी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और जैसे ही वो गिरना शुरू होता है, दिल को कुछ होता है, हाथ पड़ता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। क्योंकि अक्सर ख़वातीन लेज़र करवाती हैं जब, तो उसके बाद कहती हैं कि हम लेज़र करवा रही है लेकिन बाल ज़्यादा आ गए हैं। अब होता ये है कि वो उसकी अगर एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी उससे कम अगर रखा जाए और उस पर किया जाए तो बजाय के बाल ख़त्म करने के बालों को रीएक्टिवेट कर। तो अब इसीलिए हम भी कहते हैं कि अब जब भी जाएँ तो एक्सपर्ट के पास जाएँ जिसे पता हो कि फ्रिक्वेंसी आपकी स्किन के लिए क्या है और किसी और की स्किन के लिए क्या है। जैसे ही वो बालों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सोसोम्स के साथ तो वो फौरी तौर पे उस पर एक्शन देना शुरू कर देते हैं। उसका रिएक्शन ये होता है कि वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो दोबारा रीग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं और रीजनरेशन जैसे ही होती है तो वो बंदा जो ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा था वो ट्रांसप्लांट से बच जाता है। हेयर थिनिंग जब भी होती है तो वो रिवर्स हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा बस कहते हैं कि एक्सोसोम लग जाए, 10 सही। दिन हो गया। उसके अलावा हम अपनी डाइट पे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे बिल्कुल भी नहीं, उस पे नहीं कर। ध्यान ही नहीं देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम आजकल जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आता है वो ये होता है कि अनियन का पानी लगा लो, आप रोजमेरी ऑयल यूज़ करो। ऐसे ही है। और बहुत से लोग रिलीजियसली जो आप प्याज का पानी निकाल निकाल के दूर से पता लगता है कि इस बंदे की ऐसे ही है। इतनी ऐसे smell आती है। ऐसे ही है। एग यॉक बहुत अच्छा है इसके लिए। तो ये चीज़ें अगर साथ साथ एग यॉक से तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ये भी एक मिथ है। मतलब अच्छा ये भी myth एक है। मिथ है। मैं अब तो ये भी चीज़ बता देता हूँ अच्छा, कि एग यॉक के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ओके। बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी वेन्स और कैपिलरीज की इलास्टिसिटी के लिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड होता है जो आके जम जाता है। वो आता है KFC जो खाते हैं आप लोग, जो आप यहाँ पे तली हुई चीज़ें लेते हैं या फिर आप मसनूई ऑयल्स लेते हैं जो कि ऑयल होता नहीं है लेकिन उसे मसनूई तरीके से किया होता है, प्रोसेस्ड होता है, तो उसको आप लेते हैं। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं एक्सोसोम्स की जी। ठीक है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वन। Right. एक्सोसोम्स और PRP, जी। हाउ दे आर डिफरेंट? एक्सोसोम्स अब इन सिंपल वर्ड जिस तरह अगर साइंटिफिकली है तो वो समझ नहीं आएगा। इन सिंपल वर्ड ये कि 25 से 30 PRP के इक्विवेलेंट एक एक्सोसोम्स है। ये जो आपकी बालों की ग्रोथ होती है, इज इट रिलेटेड टू योर पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड? मैटरनल सो ननियाल से। ननियाल से, हाँ, ये पक्की बात है। अगर आपके मामू गंजे हैं तो आप पे गंजे होंगे ही होंगे। जेनेटिक है ना, उसमें आपने फिर टाइमली चीज़ों को ठीक कर लेना है, एक वो फैक्टर। देखिए यानी आपने देखा है कि मामू गंजे हो रहे हैं हाँ, तो आप टाइमली अपना ख्याल करना शुरू कर दें। इट्स नॉट लिंक टू फादर, और नाना से भी लिंक नहीं है, मामू से लिंक है, खाला से लिंक है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक सबके दिलों के करीब है। वो क्यों है? लोगों के बालों का गिरना। हम सबको अपने बालों से इतनी मोहब्बत होती है, चाहे औरत हो या मर्द, लेकिन बाल खूबसूरती की निशानी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और जैसे ही वो गिरना शुरू होता है, दिल को कुछ होता है, हाथ पड़ता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, और हम भागते हैं डॉक्टर अब्बास शाह के पास। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आप लंदन आए और ऐसे ही चले जाएंगे तो नहीं हो सकता। लोगों तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचनी चाहिए और लोगों तक आपका काम भी पहुंच। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग आपको यहाँ पे जानते हैं, थैंक यू। और लेकिन हम चाहते हैं कि एक थोड़ी सी और डिटेल हो जाए। जी बिल्कुल, मैं भी ये चाह रहा था कि लोगों तक वो शॉर्ट्स के ज़रिए या छोटे से इंटरव्यू के ज़रिए नहीं हो सकता, वो जी। एक डिटेल सेशन होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन क्या है और इसको ऐसे लेके चलना है। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। जी। सबसे पहले तो शुरू से हम लोग यही सुनते थे कि ये वाले तेल मिला के लगा लें, बालों को फर्क पड़ता भी था, ये नहीं कि नहीं पड़ता था। लेकिन उसके बाद आया हेयर ट्रांसप्लांट, तकलीफ दे चीज, लोगों के मुंह सूज जाते हैं और लोग इधर उधर भागते हैं करवाने के लिए। लेकिन अब एक और बहुत ही अच्छी और नई चीज आई, जी आप बताइए क्या है? डेफिनेटली एक्सोसोम्स। बिल्कुल। ट्रांसप्लांट बेसिकली ये अब समझ लें कि जिस तरह एक PRP हम करते हैं और उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब एक PRP के अंदर अगर आप
कोई भी जो सुनने वालों में से कोई लेबॉर्ट्री में काम करता है तो वो जब भी उसको प्लेटलेट्स देखेगा तो एक पीआरपी के अंदर कोई 2.25 लाख या 2.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं, जिसके अंदर समझ लें जितने प्लेटलेट्स हैं उसी के साथ एक्सोसोम यानी कि उसके साथ ग्रोथ फैक्टर्स हैं उसके। अब जब एक्सोसोम्स बना तो उसका मेन टारगेट ये था कि इसके साथ ग्रोथ फैक्टर होने चाहिए। तो वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या हैं कि वो इसके अंदर मैसेंजर आरएनएज होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि जो उन ग्रोथ फैक्टर्स को सेल के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और वहाँ पे जो स्टेम सेल्स हैं उनके साथ जैसे इंट्रोडक्शन होता है और स्टेम सेल्स को ये मैसेज जाता है कि ये वही जिस तरह आप 10 साल पहले काम कर रहे हैं या 15 साल पहले काम कर रहे थे वो, और फिर हाइबरनेशन में चले गए हैं या वो उस तरह डोमिनेंट नहीं रहे तो दोबारा उन्हें डोमिनेंसी चाहिए, तो वो क्या है कि एकदम से वर्क करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर अब इसको सिंपल लैंग्वेज में लें जी, कि ये बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं जो साइंटिफिक जैसे लोगों के ऊपर से ऐसे है। यानी कि जो हमारे अंदर सेल्स थे बाल की ग्रोथ होने वाले थे सो गए हैं, वो सो गए, वो सुस्त हो गए, वो सो गए, जैसे डायबिटिक में यस। अब होता ये है ना कि वो जब एजिंग आती है जी तो एजिंग में इन्होंने वो सेल्स ख़त्म नहीं हुए होते। एजिंग में सिर्फ ये होता है कि वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और वो जल्दी से एजिंग आना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही हम इस तरह का कोई प्रोसीजर करते हैं, जिस तरह ये फेस के लिए भी करते हैं, ये अंडर आई के लिए भी होता है, जी तो ये क्या करते हैं कि बीनीथ जो स्किन स्टेम सेल्स हैं जी उन्हें रीएक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा, यानी कि जो सोई हुई चीज है उसको जगा देते हैं, हैं। तुम्हारा काम करने मैं थोड़ा सा उसका वो आप बता दूँ, मिसाल उसके दे दूँ कि अक्सर ख़वातीन लेज़र करवाती हैं जब, तो उसके बाद कहती हैं कि हम लेज़र करवा रही हैं लेकिन बाल ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, ये सुना होगा आपने कि लेज़र किस चीज का? हेयर रिमूवल लेज़र जो होता है। अच्छा, अब होता ये है कि वो उसकी अगर एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी उससे कम अगर रखा जाए और उस पर किया जाए तो बजाय के बाल ख़त्म करने के बालों को रीएक्टिवेट कर देती है। ओए होए, खतरनाक चीज। सही। तो अब इसीलिए हम भी कहते हैं कि अब जब भी जाएं तो एक्सपर्ट के पास जाएं जिसे पता हो कि फ्रिक्वेंसी आपकी स्किन के लिए क्या है और किसी और की स्किन के लिए क्या है, एक ही फ्रिक्वेंसी पे रख के ना वो चीज़ हो। सेम इसी तरह है कि जब जैसे ही वो बालों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक्सोसोम्स के साथ तो वो फौरी तौर पे उस पर एक्शन देना शुरू कर देते हैं। उसका रिएक्शन ये होता है कि वो जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो दोबारा रीग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं और रीजनरेशन जैसे ही होती है तो वो बंदा जो ट्रांसप्लांट की तरफ जा रहा था वो ट्रांसप्लांट से बच जाता है। हेयर थिनिंग जब भी होती है तो वो रिवर्स हो जाती है। रिवर्स हो जाती। अच्छा, एक्सोसोम अगर इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में देखूं तो वो ये है कि जो हमारे सेल्स बिल्कुल थक के जिनके गोटे गिड्डों में दर्द होना शुरू हो गया होता है वो भागने लगते हैं। बिल्कुल एक जो नॉर्मल उसके लिए ना। जी। अच्छा, जो अगर किसी को सबसे पहले जो नोट होता है कि मेरे बाल गिरना शुरू हो, जी, उसको क्या करना चाहिए? पहले देखिए उस पे एक जब डॉक्टर के पास लोग आते हैं तो हम पहले साथ ही एक्सोसोम्स का नहीं कहते उन्हें, हम उनकी फैमिली हिस्ट्री पहले लेते हैं, फिर उसकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है या मेडिकल हिस्ट्री है वो लेते हैं। देन हम उसका काम देखते हैं क्या स्ट्रेसफुल तो नहीं है या ऐसी कंडीशन में तो नहीं है, कोई रेडिएशन में तो नहीं काम कर रहा। तो ये सारी चीज़ें। फिर तीसरा ये है कि जिस एनवायरनमेंट में काम हो रहा है वो एक्सट्रीम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें उसमें काउंट हो रही होती हैं। काउंट होती है। काउंट हो के फिर हम डिसाइड करते हैं विदर ही नीड ओनली एक्सोसोम्स या शी नीड ओनली एक्सोसोम्स या फिर साथ उसके मेडिसन या फिर हार्मोनल थेरेपी। क्योंकि इस चीज़ के साथ जो ख़वातीन में है तो उसमें मोस्टली ये होता है कि एक्सोसोम्स तो हम करते हैं उसकी रीग्रोथ के लिए, लेकिन उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हमें समटाइम हार्मोनल थेरेपी पे जाना पड़ता है जी कि आया कि पीसीओएस तो नहीं है, आया कि उनके हार्मोन डिस्टर्ब तो नहीं है, बिल्कुल। आया कि उनके साइकिल डिस्टर्ब तो नहीं है। मेनोपॉज में जा रही हूँ। हाँ, इसी तरह तो ज्यादातर औरतों में भी जब वो एजिंग एजिंग आ रही है 40-45 से आप और- जाती है, और तो ये चीज ये होती है और औरतों में अर्ली एजिंग आती है। अभी जितने भी यानी कि फूड के साथ चीज़ें रिलेटेड है तो जितने भी फूड्स है वो अर्ली एजिंग करते हैं। हम देखें नेचुरल फूड्स में अगर हम कहें यहाँ तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक, लेकिन दीज आर नॉट प्योरली ऑर्गेनिक। जी लेकिन ऑर्गेनिक है अगर हम कहें तो देसी घी इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको ऑर्गेनिक मिलेगा नहीं। लिखा तो होगा लेकिन कहाँ से बनेंगे तो हाँ, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ऑर्गेनिक नहीं है। फिर आप कहते हैं कि होल व्हीट ग्रेन आप ले रहे हैं, ब्रेड्स ले रहे हैं, जी ब्रेड में ऑलरेडी यीस्ट है जो कि इन्फ्लेमेशन करती है बॉडी में, तो ब्रेड किस तरह वो आपकी एजिंग को रोकेगी। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी है पहले तो इस पे बात होनी चाहिए कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो
डाइट है, जो कि हमारी प्योर डाइट थी पहले, वो है या नहीं है। अब जितना भी हम चावल खा रहे हैं सारा पॉलिश्ड चावल है, वो नॉर्मल जो पहले वो ब्राउन चावल मिलता था वो मिलता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं उनकी अर्ली एजिंग को। तो इस सारे को कामफ्लेज करने के लिए हमने ये जो ट्रीटमेंट्स है जितने भी आए हैं, जो स्किन बूस्टर्स हैं या फिर जो बालों के लिए ट्रीटमेंट मैं एक्सोसोम्स की बात करता हूँ, तो ये सारी उसको कामफ्लेज करते हैं। उसके साथ साथ ये सारी केयर भी अगर कोई कर रहा है तो फिर ये चांसेस नहीं होते कि उसके बाल भी गिरे या अर्ली एजिंग आए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा बस कहते हैं कि एक्सोसोम लग जाए, 10 से जी। हो गया। उसके अलावा हम अपनी डाइट पे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे बिल्कुल भी नहीं नहीं, उस पे नहीं कर। ध्यान ही नहीं देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि हम आजकल जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आता है वो ये होता है कि अनियन का पानी लगा लो, आप रोजमेरी ऑयल यूज कर, ऐसे ही है। और बहुत से लोग रिलीजियसली जो आप प्याज का पानी जी। निकाल निकाल के दूर से पता लगता है कि इस बंदे की ऐसे ही है। इतनी ऐसे स्मेल आती। ऐसे ही है। तो क्या ये चीजें अफेक्ट करती हैं? देखिए, कुछ चीज़ें हैं कि जो जिस तरह ऑयलिंग है, तो ऑयलिंग का फिनोमेना क्या है, वो क्या करता क्या है, बेसिकली वो समझना चाहिए। ऑयलिंग ये करता है कि जो आपकी स्किन, हम हॉट शावर्स लेते हैं, अब स्किन पे जैसे ही पानी गर्म पड़ा तो उसने वो एक डेलिकेट चीज़ है, तो वो क्या होगा कि आपका हाथ लगाने समटाइम बाल गिर रहे होते हैं, तो वो क्या कि उसमें इतनी ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी है यहाँ पे, क्योंकि ट्रीटेड एक तो वाटर है, दूसरा गर्म पानी जो होता है वो वैसे ही ड्राई होता है। सीधा सर पे पड़ता है, यानी ठीक। हम ऑलमोस्ट 12 महीने गर्म पानी से गर्म पानी से और नहाते शावर के नीचे खड़े होकर नहाते हैं और खड़े रहते हैं खड़े रहते कि हैं, क्या अच्छा लगता अच्छा है, रहना। पानी सर पे पड़ रहा है, लेकिन वही क्राउन जी। हिस्सा जो है वो चला जाता है। मैं उसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ जी। कि आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर पाकिस्तान में रहे तो बड़ी हमारी क्या कहती थी कि कोई देसी मुर्गी जब उसके ऊपर से वो उतारने हो ना, पंख वगैरह उतारने हो जब पकाने के लिए, तो वो वैसे नहीं उतरते थे, बड़े वो सख्त होते थे, तो उस पर क्या गर्म पानी डालें तो वो फौरी तौर पे, जैसे ही गर्म पानी डालते थे तो फौरी तौर पे उतरना शुरू हो जाता। सेम हमारी भी स्किन के साथ ऐसा ही है कि गर्म पानी जैसे ही हम डालते हैं, इवन आप देखें ना कि जो ये लेदर का काम करते हैं, वो भी जो प्रोसेस करते हैं, जितने भी काले हैं, वो भी तो पहले गर्म उसमें डालते हैं और उस पर सारे बाल उतर जाते हैं। बस तो इंसान भी ऐसे ही ऐसे ही है। सो गर्म पानी जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है। अब ऑयल क्या करता था, ऑयल बेसिकली क्या करता है कि उस स्किन को जो इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हुई होती है इन्हीं चीज़ों की वजह से, गर्म पानी या और कोई फैक्टर होते हैं, तो इलास्टिक उसे कर देता है। जब इलास्टिक होगा तो वो जो ट्रैक्शन आएगी बालों के अंदर या रूट के अंदर, वो नहीं इतनी जल्दी आ सकती। तो तेल इसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। तेल का कोई ये प्रोसेस नहीं है कि वो जड़ों में चला जाएगा और वो वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ कर देगा। लोग ठीक है, समझते हैं। लोग ये समझते जी, हैं। हम भी शुरू से क्या होता था कि सरसों का तेल गर्मियों में जी। लगाया, सर्दियों में कोकोनट ऐसे लगाया, और बस ये लगाते थे, उससे तो बाल लंबे हो जी। बाल लंबे हो रहे। ऐसे लेकिन उस वक्त तो हमारे एज ही होते, एजिंग बाल लंबे जी, होने। होने थे, वो डेफिनेटली होने ही थे। हाँ, तो अक्सर आज भी मेरा किसी जगह एक क्वेश्चन था कि बाल गिरने की वजह क्या है, तो यहाँ पे गिरने की जो वजह है, पहले तो मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल, इनको अगर एक्सक्लूड कर दें तो फिर मेन तो यूके में यहाँ पे 2-3 जो बाल गिरने की वजह हैं, वो पहली जो आती है विटामिन डी की कमी। हर बंदे को विटामिन डी की कमी है यहाँ पे, हाँ। ख़वातीन हो या मर्द हो, इवन वो कहेंगे नहीं हम तो धूप जब भी होती है अवेलेबल तो उसमें जाते हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है उनके लिए। जब भी वो टेस्ट करवाते हैं तो कहते हैं नहीं हमारा तो नॉर्मल रेंज में आ रहा था। नॉर्मल रेंज में वो ये कहते हैं कि स्टार्टिंग रेंज जो है उसका स्टार्टिंग कोई प्रॉपर कंप्लीट नहीं थी। फिर विटामिन डी एक टाइप का नहीं है, D3 भी है उसमें, कॉलीकल्सिफेर भी है उसमें, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं कि जो आपकी नेचुरल पूरी हो सकती है। तो उस चीज़ को पूरी करने के लिए या तो आप विटामिन डी रेगुलर लें, बिल्कुल, या फिर आप नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं, जिस तरह देसी घी हो गया, और उसके साथ धूप में बैठे एक्सपोजर लें। तो अगर ये कर सकते हैं तो ये आप साथ साथ करें। एग यॉक बहुत अच्छा है इसके लिए, तो ये चीज़ें अगर साथ साथ, एग यॉक से तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, ये भी एक मिथ है, मतलब अच्छा ये भी एक है। मिथ है। मैं अब ये भी चीज़ बता देता हूँ अच्छा, कि एग यॉक के अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है, जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ओके, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारी वेन्स और कैपिलरीज की इलास्टिसिटी के लिए। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बैड होता है जो आके जम जाता है, वो आता है मीट से। वो वो आता है
जितने भी हम ये अनसेचुरेटेड फैट्स लेते हैं, प्रोसेस्ड फैट लेते हैं, सेचुरेटेड फैट्स, बल्कि सेचुरेटेड फैट्स में आ जाता है आपका KFC जो खाते हैं आप लोग, जो आप यहाँ पे तली हुई चीज़ें लेते हैं, या फिर आप मसनूई ऑयल्स लेते हैं जो कि ऑयल होता नहीं है लेकिन उसे मसनूई तरीके से किया होता है, प्रोसेस्ड होता है, तो उसको आप लेते हैं, मीट से नहीं आता। मीट से नहीं अच्छा, कहते हैं ना कि जो चॉप्स होती हैं, ताकि जो चॉप्स, स्पेशली जो चॉप्स के हिस्से वाला मीट होता है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। मतलब मैं आज मैं बहुत से मिथ्स क्लियर करने आया हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, पहली बात, जो डायबिटिक लोग हैं जी, वो जितना मर्जी गोश्त खाएं, अच्छा, जितना मर्जी फैट खाएं, ओके, ठीक, चीनी ना खाएं। अच्छा, अब होता ये है कि जब भी आप स्टार्च लेते हैं, यानी कि वो मैदे में है स्टार्च, वो चावलों में है स्टार्च, और जितना भी प्रोसेस्ड मीठा है उसमें जितना भी स्टार्च है, अब वो क्या करता है कि आपके उस फैट को बर्न नहीं होने देता जो कि आपने मीट के साथ लिया था, ठीक। अब बाद में जाके वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज अगर आप होल मीट ले रहे हैं, बेशक उसके अंदर फैट है तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप एनिमल फैट्स ले रहे हैं जिस तरह देसी घी की फार्म में, बटर की फार्म में, वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप प्रोसेस्ड लेंगे दैट इज़ बैड। अच्छा, कोकोनट ऑयल पकाने में जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, पिप वाला ऑर्गेनिक, जी, वो कैसा है? अगर हम पकाने में देखिए, उसमें जिस तरह ऑलिव ऑयल है और कोकोनट ऑयल है, इनमें लिंकेजेस होते हैं, तो वो क्या होता है कि जैसे हीट के साथ एक्सपोज होते हैं, लिंक वो टूट जाता है, तो वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, पकाने में इतना अच्छा नहीं है। पकाने में देसी घी और जितने हार्ट के पेशेंट है, अगर उन्हें भी डॉक्टर ने मना किया तो बिल्कुल भी नहीं मना होना। देसी घी इज़ वेरी गुड। सिर्फ आपने क्या, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं है। सिर्फ आपने बाकी जो ऑयल्स है और मीठा छोड़ दें ताकि आपका वो फैट बर्न भी हो, जो आप खा रहे हैं वो बर्न होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि लोगों का होता है कि अंडे इसलिए नहीं खाते कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कोई लिंक नहीं है इसका, कोई लिंक नहीं है। मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए सुना था कि आपने 4 अंडे खाने हैं या 3 खाने हैं तो उसमें से 2 की जर्दी फेंक दें। नहीं, एग योक बहुत अच्छा, एग योक बहुत अच्छा है, उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। और जो लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो आपके प्रोग्राम के तवसत से बिल्कुल भी हाई नहीं होता उसका। आप नमक लगा के ना खाएं। हाँ, नमक लगा के ना खाएं भाई, तो फिर सही होगा। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं तो अपने टॉपिक पे, लेकिन ये भी जरूर था, ये भी रिलेटेड है, ये भी जरूर ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब 90s से लेके अब तक हेयर ट्रांसप्लांट में कितनी, मतलब लाइक कितना इम्प्रूव हुआ है, लोग के ट्रीटमेंट कितना इम्प्रूव हुआ है? ट्रीटमेंट का अगर कहें तो आप समझ लें कि मैं कहूँगा कि 90 और 100 का फ़र्क आ गया है। अच्छा, कि जब पहले शुरू हुआ था तो स्ट्रिप लिया जाता था, स्ट्रिप के साथ जो ग्राफ्ट्स लिए देते थे उसमें इतनी ज़्यादा महारत नहीं थी लोगों में, इतना फ़ाइन काम नहीं था। फिर जब लगाने की बारी है, इतने फ़ाइन इंस्ट्रूमेंट नहीं बने हुए थे कि जब हम लगाते हैं उन्हें तो वो क्या होता है कि वो सामने पता चलता था पहले, क्योंकि ग्राफ्ट मोटा मोटा वो ग्राफ्ट होता था, वो लगाते थे। अच्छा, ग्राफ्ट मतलब कि एक बाल जो होता है ना रूट के समेत, अच्छा, उसमें 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो एक रूट में। अब बाद में जितना भी आया उस पर रिसर्च हुई, बार बार लोगों पे यानी कि मॉडल्स पे बार बार किया गया, और उसके बाद उसको कंपैरिजन किया गया। फिर मैं पाकिस्तान में हूँ या फिर मैं UK में हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी केस स्टडी लेके जाऊँगा। बिल्कुल, जो अमेरिका में है या पाकिस्तान में, वो अपनी केस स्टडी लेके आएंगे। तो हमारी हर साल कोई 5-6 कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। अभी भी हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में करवाने जा रहे हैं फरवरी में, हेयर ट्रांसप्लांट की। तो उसमें क्या होता है कि हम सारे आगे वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस साल जो भी हमने किया, हमने क्या अचीव किया। कि मकसद खाली बाल लगाना नहीं है या बाल उगाना नहीं है, मकसद ये है कि एस्थेटिकली और एनाटमी फेस के लिहाज से क्या उसके लिए बेहतर था, उसकी हेयर लाइन किस लिए थी, कि कोई जज ना कर सके कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट किया गया है। बिल्कुल, वो यही हो कि बिल्कुल नेचुरल है, उसकी थिकनेस और उसके जो एंगल्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल हो, और उसी पे एक डॉक्टर और एक आम जो अनक्वालिफाइड जो हमारे साथ टेक्नीशियन होते हैं, बाद में वो अपने आप को कहते हैं जी हम कर रहे हैं, तो उसमें डॉक्टर में और उसमें यही फ़र्क है कि वो डॉक्टर जो एम्फेसाइज करेगा कि उसकी जो एयर एंगल्स होंगे, उसकी फेस एनाटमी के लिहाज से जो हेयर लाइन बनेगी, और उनके बालों का जो
कि जो लगा रहे हैं बाल आया कि वो सारे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, ये डॉक्टर को डिसाइड करना होता है, क्योंकि जब भी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम है उसके अंदर करना होता है। अच्छा, जो हम आप बाल, जैसे फर्ज करें आप 5000 बाल लगा रहे जी हैं, का एग्जांपल दे, उसमें से कितने % काम करते ही करते हैं? जी, उसमें बेसिकली ये है कि अगर वो जो मेयर्स हैं, जो हमें स्टैंडर्ड मेयर्स हैं, अगर वो फॉलो किए जाए तो 5,000 निकल अच्छा, पूरे सब आए पूरे सब आएंगे। और ये देर तक रहेंगे या फिर वो ये नहीं, ये फॉर लाइफ रहते हैं। एक खातून है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में कह दिया कि जी के अगर बाल यहाँ पे गिरते हैं तो लगवाने के बाद भी तो वो गिर जाएंगे, तो क्यों लोग लगवाते हैं, तो आप बजाय वो करवाने के एक और उन्होंने अपना ही एक ट्रीटमेंट निकाला, वो करवा लें, वो क्या है? स्टेम सेल के करवा लें। बेसिकली जो लोग भी है कि एक्चुअली कि आप वो ना कराएं, आप मेरा कराएं, हाँ, ये बाल तो अभी अभी मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जो लोग टर्की जा रहे हैं या लोग जो उन खातून के पास जा रहे हैं स्टेम सेल करवाने के लिए, तो स्टेम सेल कुछ भी नहीं है। स्टेम सेल जब तक लेबॉर्ट्री में प्रॉपर एक आप देते हैं, स्टेम सेल में थोड़ा सा बता देता हूँ जी कि रीजनरेटिव मेडिसिन है। एक्सोसोम इज आल्सो रीजनरेटिव मेडिसिन। रीजनरेटिव मेडिसिन का ये मतलब है कि आप एक सेल देते हैं, वो सेल प्रोलिफरेट करेगा लेबॉर्ट्री के अंदर और उसी की तरह वो लाखों सेल्स बना के आपको दे देंगे। अब वो कहीं आप लगाते हैं, अच्छा, उससे क्या होगा कि रीजनरेशन होगी। अब होता क्या है कि जो अपने क्लिनिक्स में लोग कर रहे हैं या फिर जो अपने इसी तरह ऑफिस में कर रहे हैं, वो क्या करते हैं कि आपका यहाँ से फैट लिया गर्दन के साथ से, खामखा आपको तकलीफ थी, अच्छा, और गर्दन का फैट लेके उसको वो माइक्रो फैट करेंगे उसके, और वो आपके अंदर इंजेक्ट दोबारा कर देंगे सर के अंदर। अब हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो यहाँ से आपने लिया ना, प्रोलिफरेट हुआ, वो उसे 15 दिन चाहिए उसको, अच्छा, वो भी फौरन यहाँ से लेंगे यहाँ पे लगा दिया, उसे 15 दिन चाहिए, और वो भी आपकी लेबॉर्ट्री में या क्लिनिक में नहीं होगा, वो एक इंडस्ट्रियल लेवल की लेबॉर्ट्री जो होती है उसके अंदर होता है। और वो आता तो लोग फैट पे फैट यहाँ से निकाल, हाँ जी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ लगा, तो इसी तरह लोग कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए कि स्टेम सेल बिल्कुल भी इस तरह इफेक्टिव नहीं है। हाँ, तब इफेक्टिव होगा कि जब प्रॉपर होगा। उस पर अभी रिसर्च हो रही है, इवन मैं भी उस रिसर्च का हिस्सा हूँ कि हम पाकिस्तान में बेशुमार डिलीवरीज रोज़ाना होती हैं और प्लेसेंटा फेंक दिया जाता है। तो हमारा रिसर्च का वो है कि हम उसमें से जो प्लेसेंटा है उस, क्योंकि वो बड़ा अबंडेंट स्टेम सेल के साथ, तो प्लेसेंटा का से ब्लड लेके उसको हाई लेवल की लेबॉर्ट्री, जो यूनिवर्सिटी लेवल की टीचिंग यूनिवर्सिटी होती है उसके लेवल की लेबॉर्ट्री में जाके उसके अंदर से स्टेम सेल निकाला जाए, फिर वो आके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए हो, बजाय कि आपका वो छोटा सा एक हिस्सा और उसको आप करें और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फायदा और ना ही वो करवाने का फ़ायदा है, और ना ही उस पर रिसर्च है। कोई रिसर्च ला के दिखा दें कि स्टेम सेल पे कोई रिसर्च है, तो रिसर्च में बहुत टाइम लगता है। जैसे अब कोविड हुआ देख उसके बाद अभी ये था कि बस फौरन हो जाए मेडिसिन बन क्यों नहीं रही, ऐसे। टाइम लगता है मेडिसिन बनने में। नहीं, मतलब एक बंदा जो है वो यही सोच रहा था भाई इतनी तरक्की हो गई, कितना टाइम लग रहा है इनको, मेडिसिन बन ऐसे ही है, लेकिन उस पर रिसर्च टाइम लगता है, साइड इफेक्ट्स, ये सारी चीजें फिर जाके यूज करना चाहिए। बैक टू द टॉपिक के हेयर ट्रांसप्लांट के जब बाल होते हैं वो फॉर लाइफ होता है, एक तो फॉर लाइफ होते हैं, दूसरा वो क्यों फॉर लाइफ होते हैं। बेसिकली जब हम बैक ऑफ स्कैल्प से जो हेयर लेते हैं, एक तो वो टेस्टोस्टेरोन से बिल्कुल भी उसका वो क्या कहते थे एक्सपोज नहीं है, अच्छा, ठीक। दूसरा वो क्या है कि उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हैवी अबंडेंट किस्म की ब्लड सप्लाई है। तीसरा ये कि उनका एंगल ऐसा है कि हमने जो भी कंघी करते हैं, शावर लेते हैं, ब्लो ड्रायर करते हैं, जो भी होता है वो हमने थ्रेड पे किया, उस पर डायरेक्ट नहीं पड़ रहा होता। चौथी बात ये कि वो बाकी बालों की वजह से कैमोफ्लेज्ड हैं, अगर कोई चीज़ उन पे असर भी कर रही है तो उनका एंगल ऐसा है कि उस पर नहीं कर रहा। सिक्स्थ बात ये कि उनका जो वहाँ पे जेनेटिक चीज़ है, जो एनाटॉमिकल उसकी पोजीशन है वो ऐसी है, और उसका वो जो बाल का मटेरियल कह सकते हैं आप, या फिर उसकी वो थिकनेस है, या फिर उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ऐसा है कि उसने नहीं कहीं जाना, मतलब बता पूरा गंजा हो जाता है यहाँ से नहीं आता। अब जो इवन पीछे से भी होते हैं ना, तो ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते ऊपर से जा रहे होते हैं, लेकिन पूरा मतलब एक बंदा हो या औरत हो जो भी हो,
वो कभी भी यहाँ से नहीं होगा, यहाँ वो स्पेसिफिक एरिया है। पूरा तो सरगत जो डॉक्टर है, जो सर्जन है, ट्रांसप्लांट सर्जन, उसने वो स्पेसिफिक एरिया से बाल लेने हैं। उसने हाँ डोनर बज़ाहिरन आप देखते हैं कि ऊपर से भी लिए हुए, नीचे से लिए हुए, लेकिन मेन जो वो कंटेंट है बालों का जहाँ से हमने लेना है, वो सिर्फ वहाँ से लिया होता है और वही वाले बाल आगे फॉर लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो ये बात है कि जो लोग ये सोच के ट्रांसप्लांट नहीं करवाते कि ये बाल दोबारा गिर जाएंगे, तो ऐसी बिल्कुल भी बात ऐसी कोई बात नहीं है तकलीफ दे चीज। नहीं। अभी ये बिल्कुल भी, ये भी एक वो है कि तकलीफ दे। मेरे पास मल्टीपल लोगों के रिव्यूज़ पड़े हुए हैं जो ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, या जैसे ही करवाया उसके फ़ौरन बाद उन्होंने अपना आगे रिव्यू दिया कि अभी 5 मिनट पहले ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ है और ये हुआ है। बेसिकली जस्ट ये अगेन डॉक्टर की एक्सपर्टी पे आ जाता है। अगर तो डॉक्टर जो है वो एक्सपीरियंस इनफ है। लेकिन होता तो है ना, जैसे एक्चुअली मेरे भाई ने करवाया था दुबई से, ही यूज्ड टू लिव इन दुबई, नाउ इज इन कनाडा। सो उसने ट्रांसप्लांट कराया था, तो पहले दिन तो लग रहा था नहीं बेसिक दूसरे दिन पूरा मुंह सूज तो जो है उसकी वजह मैं बताता हूँ। जी। उसकी हम देखिए, पहले तो मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर जो है वो इतना एक्सपीरियंस इनफ होना चाहिए कि उन्हें बजाय के पूरा लोकल एनेस्थीसिया देने के नर्व ब्लॉक लगाए। ओके नर्व ब्लॉक का ये मतलब होता है कि अगर मैं ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे और यहाँ पे 2 इंजेक्शन एक छोटे इंसुलिन सिरिंज से लगा देता हूँ, तो वो क्या करेगा कि ये पूरी स्कैल्प का फ्रंट का सारा नर्व ब्लॉक हो जाएगा। अब मैं जो भी वहाँ पे कर रहा हूँ वहाँ पे उसे फील नहीं होगा। ठीक। दूसरी बात ये है कि हम कहते हैं कि 1 दिन की एहतियात, जो माइक्रो इम्प्लांट भी लेटेस्ट हम कर रहे हैं उसमें हम यही कह रहे हैं कि 1 दिन की एहतियात। अब वो एहतियात क्या है कि आपने खाना पीना भी है या आपने सोना है तो बिल्कुल स्ट्रेट लेटना है, यानी कि आपने आगे पीछे नहीं करना। इवन आपने मोबाइल यूज़ करना है, अखबार पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है, तो आपने क्या करना है कि उसे अपने आई पोजीशन से ऊपर रखना है, ताकि क्योंकि हमने मसनूई स्वेलिंग क्रिएट की होती है, सेलाइन वो वाटर होता है जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं, ताकि कैपिलरीज का और स्किन का कनेक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए टूट जाए, जी। ताकि जब भी हम बाल लगाएं तो उसमें ब्लीडिंग ना हो। अब लोग क्या करते हैं, दूसरे दिन वो पट्टी, बेसिकली पट्टी खून रोकने के लिए नहीं होती, पट्टी उस सेलाइन से, स्वेलिंग को, हाँ ठीक, तो वो पट्टी खुद से उतार के और बैक टू वर्क आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उन्हें कहते हैं इवन आप पट्टी बेशक उतार दें, वो जो बैंडेज होता है, लेकिन आप बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेटें, ताकि अब हम जो पाकिस्तान में करते हैं, पाकिस्तान में हम ये करते हैं कि यहाँ से जो भी ट्रांसप्लांट करवाने गए उन्हें एयरपोर्ट से पिक किया जैसे टर्की में करते हैं और होटल में लेके गए, होटल में सारे टेस्ट हुए और दूसरे दिन सर्जरी कर दी। अब हम जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा हम ये करते हैं कि सर्जरी के बाद हम उसे नर्सिंग असिस्ट करता है, एक मेल नर्सिंग असिस्टेंट जो है वो साथ उनके होटल में चला जाता है। मेल के साथ मेल होगा, फीमेल के जी साथ फीमेल होगी, ठीक। अब वो होटल में जब जाएगा तो उसने वहाँ पे उनका जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने खानी थी वो इंजेक्टेबल एक तो करेगा उधर, दूसरा उसने उनकी प्रॉपर केयर उसी तरह करनी है कि जिस तरह एक वार्ड में पेशेंट की होती है, कि सीधा रहना है, उसने प्रॉपर उनको लेके वॉशरूम लेके जाना है और सारा कुछ उनको करके, हाँ अच्छी बात। ताकि दूसरे दिन तक वो प्रिपेयर इनफ हों कि अगर उन्हें फ़्लाइट लेनी है वापसी की तो वापस ले लें, अगर उन्हें पाकिस्तान में किसी जगह जाना है तो वो पाकिस्तान चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हम करते हैं ताकि वो जो कॉम्प्लिकेशन, जो टेम्प्रेरी इवन कॉम्प्लिकेशन है स्वेलिंग, वो भी ना आए। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन मोर देन 600-700 सर्जरीज, लेकिन किसी एक में भी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। चलिए बस मैं अब देखें हमारे पॉडकास्ट के बाद कितने लोग जो है ना इधर से भागेंगे सीधी फ्लाइट लेके मेरा कमीशन में वही इशू। अच्छा मुझे बताएं किसको ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? जो भी नॉर्मल हो रही है कि लोगों का होता है कि ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं या ना जाएं, जिनकी हेयर थिनिंग है लेकिन बाल्डनेस नहीं, उन्हें नहीं अभी करवाना चाहिए। उन्हें अगर हेयर लाइन आपके इंटैक्ट है और जस्ट थिनिंग है तो आप ट्रांसप्लांट ना करवाएं। आप जिस तरह मेडिसिन ले ली, एक्सोसोम्स करवा लिया, तो ये वाली चीज़ें वो बहुत इफेक्टिव हैं और वो आपका जो कंसर्न है उसे फिल कर देते हैं। दूसरी बात कि किन लोगों को क्या है कि प्रोहिबिटेड है कि वो ट्रांसप्लांट ना करो। अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स जो भी हैं वो बिल्कुल भी ट्रांसप्लांट ना करें। हाँ, आपने डायबिटीज़ कंट्रोल की हुई है, अब आप जाके करवा सकते हैं।
हम क्या करते हैं उसमें कि पहले हम आपका HbA1c टेस्ट लेते हैं। अगर वो आपका 7 या 7.5 तक भी है तब भी हम उसमें 2 किस्म की हिस्ट्री है। अगर तो बंदा UK, USA, कनाडा से है, क्योंकि वो रेगुलर अपनी मेडिसिन के साथ मोस्टली चलते हैं। बिल्कुल मोस्टली लोग जो अगर इंसुलिन लगानी है तो वो प्रॉपर लगाएंगे, अगर मेडिसिन लेनी तो लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे हो कहते हैं मरना तो एक दिन खाते ऐसे ही। अब मसला ये होता है जब ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो टोटल डिपेंड करता है आपकी डायबिटिक कंट्रोल पे। तो जब आप डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे और वो हीलिंग प्रोसेस डिले होगा तो देयर इज़ चांस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं या तो पहले अपनी वो डायबिटीज़ का इलाज करें, अगर हमसे इलाज कराना है तो फिर हम कुछ दिनों के लिए उन्हें इंसुलिन पे डालते हैं, या फिर हम उन्हें स्ट्रिक्ट डाइट प्लान देते हैं और उसके साथ मेडिसिन देते हैं कि उसके साथ वो आएँ। देन वीक या 2 वीक के बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरे वो हैं लोग जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के साथ हैं, व्हाट इज दैट? यानी कि किसी को स्टंट है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है। अब मसला उनका भी अगेन यही आ जाता है, उसमें भी 2 हैं। एक तो या तो बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि अगर वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे या टर्की में किसी टेक्नीशियन के पास चले गए हैं की तो ना ठीक। अब उसमें होता क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के अंदर हम जब हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कुछ ऐसी मेडिसन है जो ब्लड को रोकने के लिए होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसन है कि जो कैपिलरीज या फिर जो वेन्स हैं उनको स्क्वीज़ कर देती हैं। अब उसके यानी कि जो डायमीटर उसे कम कर देती है जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। हाँ। सेम मेडिसन हार्ट के लिए भी यूज़ हो रही होती है कि हार्ट बीट को तेज़ वो करती है, समटाइम वो पंपिंग को तेज़ कर देती है। अब जब हार्ट वीक होगा तो उसकी वजह से मसाइल आ सकते हैं, तो पहले अगर डॉक्टर को पता होगा तो वो उसकी मिकदार ही कम डालेगा उसके अंदर जो सेलाइन। ये सारी चीजें तो एक क्वालिफाइड बंदा कर एक क्वालिफाइड कर सकता है। तो जब आप यहाँ से आप बगैर बताए किसी को चले जाएं और वहाँ पे इंस्टेंटली कहेंगे ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो चीज़ डिसास्टर भी बन सकती है। दूसरी बात ये कि जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसके अंदर आप ले रहे होते हैं, एस्प्रिन ले रहे होते हैं। एस्प्रिन का ये होता है कि वो ब्लड थिनर है, या फिर क्लोपिडोग्रेल ले रहे होते हैं वो भी ब्लड थिनर है। जैसे ही कट लगता है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो इसलिए फिर वो जो लोग हैं हम उन्हें 2 हफ्ते पहले बता देते हैं, 10 दिन पहले या हफ्ता पहले उनकी एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल हम बंद करवा देते हैं। जब वो बंद करवाते हैं देन हम उसे मॉनिटर करते रहते हैं कि इस बंद करवाने से भी आया कि कोई इशू ना हो। क्योंकि मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन आया था कि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको तो ये दी जाती है जी, ब्लड थिनर, और आप कह रहे हैं कि हमने उसको थोड़ा सा रोकना जी, तो करना है। ऐसे ही। तो ये तो बहुत क्वालिफाइड बंदे जी बिल्कुल, ऐसे किसी के पास ना किसी के पास। और जब भी जाएं यहाँ से आप टेस्ट करवा के जो वो तो आपका ब्लीडिंग प्रोफाइल होती है लाजमी उसको टेस्ट करवाएं, क्योंकि एन मौके पे आपको नहीं पता कि आपकी ब्लीडिंग प्रोफाइल क्या है। बिल्कुल बाज़ लोग होते हैं कि अंडरलाइन उनका हीमोफीलिया फैमिली में चल रहा है, उन्हें नहीं पता, उसके साथ वो कनेक्टेड हो सकते हैं। बाज़ लोग होते हैं कि जो हेपरिन या वारफरिन पे होते हैं उनका ब्लड थिन हुआ होता है, उन्हें नहीं पता, या एस्प्रिन वो ले रहे हैं, या फिर उनका वैसे ही एक फिजियोलॉजिकली उनका ब्लड थिन है। ठीक, तो वो ये सारी चीज़ें देखनी पहले देख के और फिर किसी क्वालिफाइड के पास जाए। इवन हम पाकिस्तान में अगर करते हैं या फिर यहाँ पे UK में जो कर रहे हैं तो पहले हम उन्हें नंबर ऑफ़ टेस्ट कहते हैं कि पहले ये टेस्ट आप करवा के हमें सेंड करेंगे, देन हम आपको डेट देंगे। अगर वो पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं तो हम कहते हैं किसी भी लेबॉर्ट्री पे जाएँ। हम नहीं लेबॉर्ट्री रिकमेंड करें कि कोई बेसिक टेस्ट है, तो ये बेसिक टेस्ट सारी लेबॉर्ट्रीज कर रही हैं, तो वो आप जाए वहाँ पे टेस्ट करवाएं, वो हमें व्हाट्सएप करेंगे, फिर हम आपको डेट दे देंगे कौन सी डेट पे आपका करना है। बिल्कुल। अब मुझे ना ये सारी बातें करते हुए केस याद आया था, हमारे एक एक्टर ने जी साजिद उफ, उनका जब देखा था लाइक उन्होंने तो बेचारे उनके तो ऐसे थे जैसे सर के ऊपर यहाँ कोई चिड़ी पक गई। जी बिल्कुल ऐसे। तो उनका क्या हुआ? तो उसमें मैं अगर साई साहब सुन भी लें तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें एक तो ये चीज़ है कि अगर आप डायबिटिक हैं अगेन और आपका कितनी अच्छी जगह मैंने ट्रांसप्लांट किया है, कितनी अच्छी आपको एंटीबायोटिक दें, एक तो ये है कि किया किसने है, ठीक। दूसरा ये है कि आपने क्या उसकी एहतियात की, ठीक। आप अगर ट्रांसप्लांट करवा के उसके बाद कितने ही लोग वो, अब मैं एक केस बताता हूँ, हमारे
जानने वाले हैं, बल्कि हमारे अजीज़ भी हैं वो, अब वो डायबिटिक हैं, यूके से गए हुए हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वो लाइक कोई प्रेज़ नहीं किया उन्होंने, तो बस हो गया अब तो। और इवन 3 दिन मेडिसिन लेके उन्होंने छोड़ दी। फॉर्चुनेटली मुझे मतलब और गाँव जाना हुआ और मैंने उनसे पता किया कोई मेडिसिन वगैरह, उन्होंने कहा नहीं वो तो मैं छोड़। अब मैं खाली उससे नहीं हुआ, बल्कि मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि अभी गाड़ी में बैठे और अभी जाएँ आप मेडिसिन लेके आएँ और अभी खानी है, कि ये तो मतलब आप मेरा केस ख़राब कर रहे हैं। खराब हो और फिर क्या होता है जी कि फलानी डॉक्टर फलाने डॉक्टर किया और ये मेरे से मेरा खराब कर दिया, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने क्या किया। फिर ये चीज़ एक और चीज़ है कि मल्टीपल ऐसे क्लिनिक्स हैं, हमने गवर्नमेंट को भी, अभी पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी किया कि गवर्नमेंट अभी करने जा रही है कि उन क्लिनिक्स को एनओसी देगी कि जो यहाँ यूके या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग बाहर से आते हैं ट्रांसप्लांट कराने, सिर्फ इन क्लिनिक्स पे कराएं और उसकी गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी। इसके अलावा कहीं से करवाएंगे तो वो गवर्नमेंट का कोई उसमें नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं फिर पाकिस्तान का नाम लेना। अब होता ये है कि मल्टीपल टेक्नीशियंस ने अपने बनाए हुए हैं, छोटे छोटे कमरे में उन्होंने ट्रांसप्लांट क्लिनिक बनाया हुआ, और वो इतनी लो प्राइसेस हैं कि वो मैनेज ही नहीं हो सकता कि आप इक्विपमेंट किस तरह मैनेज कर रहे हैं और मेडिसिन, अब सारा उसमें सब स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। अब एक तो हमारी भी गलती है ना, हम देखते हैं कि सस्ता क्या हो रहा है, सस्ता जूता खरीदने नहीं जा रहे, वैसे ही है, हम जूता खरीदने नहीं जा बिल्कुल। रहे, आपकी हेल्थ हेल्थ है हैव टू और बी वेरी केयरफुल। उस पे बिल्कुल आपको देखना चाहिए कि ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर नहीं हो रहे तो फिर आप क्यों जा रहे हैं उधर? हाँ, जान और से बढ़ फिर के कुछ नहीं। जब इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है तो वो उन्होंने ये नहीं कहना कि हमने टेक्नीशियन से जाके करवाया, उन्होंने कहना हमने पाकिस्तान से जाके। पाकिस्तान से कराया था और बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं एक्सोसोम्स की, जी ठीक है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वन, Right. एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स और पीआरपी, जी हाउ दे आर डिफरेंट? एक्सोसोम्स, अब इन सिंपल वर्ड, जिस तरह अगर साइंटिफिकली है तो वो समझ नहीं आएगा, इन सिंपल वर्ड ये कि 25 से 30 पीआरपी के इक्विवेलेंट एक एक्सोसोम्स है। बस फिर तो, और पीआरपी तो जब ये आया था मैंने देखा था ऐसे सर में इस तरह से नीडल्स लगनी, और जी। वो देख के तकलीफें लगती ऐसे ही थी ना भाई, ऐसे ही मतलब ना। और एक्सोसोम तो ओके, ये भी एक उसी इंजेक्शन, तरह है, लेकिन उस तरह नहीं है जी। लेस पेनफुल। Yeah. अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है एक्सोसोम्स जो हैं दे आर दे बेस्ड ऑन टू डिफरेंट थिंग्स। जी एक होते हैं ह्यूमन बेस्ड जी और एक होते हैं प्लांट, प्लांट बेस्ड। व्हिच इज मोर इफेक्टिव? डेफिनेटली ह्यूमन बेस्ड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन यूके में उस तरह इतना रेगुलेटेड नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पे कोई उसके वेंडर्स नहीं है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है, तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा ह्यूमन बेस्ड करते हैं, इवन अमेरिका में ह्यूमन बेस्ड होते हैं। अच्छा, लेकिन तो ह्यूमन बेस मतलब क्या किसी इंसान का निकालते जी हैं? बिल्कुल, प्लेसेंटल कॉर्ड या जो जिसका आप कर रहे हैं उसी का अपना ही? नहीं, इसमें प्लेसेंटल कॉर्ड से जिस तरह होता है ना कि जिस तरह प्लेटलेट्स किसी के भी हम किसी को लगा सकते हैं, अच्छा, प्लेट यानी कि अगर ब्लड, होल ब्लड हम किसी को नहीं लगा सकते, रेड ब्लड सेल्स हम किसी का लेकिन प्लेटलेट्स हम किसी का भी किसी को भी लगा सकते हैं। अच्छा, सेम इसी तरह जो प्लेसेंटल कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा है, उसके साथ जो ब्लड होता है या फिर उसका जो चंक्स होते हैं, उनको प्रोसेस करके उनमें से ये अबंडेंट फॉर्म में एक्सोसोम निकाल के एक वायल में दे दिए जाते हैं। और इससे ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा है कि इसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर इस पे होता है कि इसे अब एक और भी वजह है कि यहाँ पे ना आने की, वो ये है कि इस तरह ट्रैवल नहीं करवा सकते जब तक आपके पास पूरे इक्विपमेंट ना हो। तो समहाउ कुछ यहाँ पे हैं डॉक्टर जो मैनेज कर लेते हैं मंगवाना, और वो कर रहे हैं, लेकिन यूके में वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अच्छा, अच्छा। एक्सोसोम्स जो हैं वो आपकी अर्ली जब बॉल्डनेस हो रही होती है उसमें ज़्यादा अच्छा काम करते हैं कि जब आप सफ़ा चट हो जाए? ज़ाहिर है अर्ली बर्डनेस में, क्योंकि नए नए बाल गिर रहे होते हैं और जो रूट्स हैं या फॉलिकल्स हैं वो प्रॉपर जो वो उस तरह हाइबरनेशन में नहीं गई होती हैं, तो वो उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स करते इसका कोई कॉकटेल भी बन रहा है, यानी पीआरपी एंड एक्सोसोम्स को मिला के, और ये सब कुछ कॉकटेल्स बन रहे हैं कि देखिए, बनाने वाले तो कुछ भी बना लेंगे, लेकिन जब तक प्योर एक्सोसोम्स नहीं होगा तो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट ना करें। विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, एक्सोसोम्स और पीआरपी? अगर 20-25 पीआरपी का कहें तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सोसोम जो है वो ज़्यादा रीजनेबल है, लेकिन अच्छा, इट्स इक्वल टू 2-3 पीआरपीज इन कॉस्ट, इन फॉर्म ऑफ कॉस्ट। okay. So do you think exosomes are a future gold standard of hair regrowth? अभी तक जो ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि गोल्ड स्टैंडर्ड यही होगा नेक्स्ट, जब तक कोई नई चीज़ नहीं आ जाती।
लेकिन फ़िलहाल तक तो वो जिस तरह इसके फ्रीक्वेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं और जितने भी रिनाउंड डॉक्टर हैं जो कि इस तरह नहीं है कि मार्केटिंग ही खाली उन्होंने करनी है, उनका बाकी काम बड़े अच्छे चल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो आके ये बता रहे होते हैं कि मेरा पेशेंट ऐसे एक्सोसोम्स किया और इससे इवन आप मेरे अगर अकाउंट्स पे जाएं तो वहाँ पे भी देखेंगे वो लोग जिन्होंने 4-6 महीने पहले एक्सोसोम्स कराया था और उसमें और इसमें अभी कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इट इज़ नॉट दैट मार्केटिंग थिंग, लेकिन ये है कि जिन जिन लोगों का हुआ है 1 या 2 सेशंस विद मेडिसिन समटाइम, तो उनके इनक्रेडिबल रिजल्ट्स हैं। यानी आपको प्रॉपरली लेना होता है, ये नहीं बस लगवाया और आपने विटामिन डी भी लेने हैं। जी बिल्कुल, यहाँ ठीक। पे ऑलमोस्ट हर बंदे में कमी है, जी बिल्कुल। विटामिन पूरे। कोलेजन लेना चाहिए। खाने में एज सच उसका कोई रोल नहीं है कि आप कहें कि खा के तो कुछ, हाँ आईवी ड्रिप्स में जब आप लेते हैं तो उस वक्त कोलेजन आईवी ड्रिप्स में भी आना चाहिए। आईवी ड्रिप्स में अगर आप करते हैं जिस तरह मल्टीविटामिन ड्रिप लगवा ली या फिर उसके अंदर विटामिन B12, ग्लूटाथियोन, विटामिन सी, विटामिन डी इवन वो करवा ली तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। कोलेजन मार्केटिंग थिंग तो कह सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा नहीं है। अगर रियल कोलेजन लेना है आपने तो कोलोस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है गाय का, उसको अगर आप लें तो वो उससे ज़्यादा अच्छा कोलेजन नहीं है कुछ। अच्छा, उसको कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद है उसको बोली कहते हैं। क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मेरे अब्बू लिया करते थे, हमारे वहाँ पास में एक अहाता था जहाँ से फ्रेश दूध आता, जी तो वो जैसे किसी का बछड़ा होना जी तो उनको होता था कि अब्बू वो वहाँ से बोली मंगाते जी। थे। हमने बोली क्या है, क्या चीज है? That's सो ओके, दैट इज द बेस्ट कोलेजन। बेस्ट कोलेजन। अब अच्छा जी ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, मेरे पास आपके लिए एक मजे का रैपिड फायर राउंड, इट्स ऐसे। सही। So PRP or exosome? एक्सोसोम। Hair transplant in Turkey or in Pakistan? पाकिस्तान। Zabardast. Which would you rather lose, your hair or your Wi-Fi? वाईफाई। बाल ज़्यादा ज़रूरी है। Bald but fit or hair without shape? हेयर विदाउट शेप इज अच्छा, बाल होने हैं हर तरह। जो एक प्याज का जूस है वो, या फिर जो गार्लिक पेस्ट कहते हैं, विच इज़ बेटर? दोनों ने। दोनों नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी पिछले दिनों किसी ने बोला कि आपके लिए यहाँ से थोड़े से बाल जा रहे हैं, आप ऐसे करिए गार्लिक लगाएं। और मैंने कहा भाई मेरे इतने गार्लिक में देखें वो है एसिड से भरा हुआ है, जैसे ही आप टच करते हैं और उससे क्या है कि एकदम से रिएक्शन देना। सम टाइम हमारे पास इतने ज़्यादा लोग हैं जिनको ये खुसूसन बालजर होता है, जो एलोपेशिया होता है, तो वो गार्लिक लगाया और उसके बाद इतना उनका पैच ऊपर जख्म का बना हुआ और वो ख़राब हुआ। हाँ, लोग बहुत ये कहते हैं ना, हालांकि एलोपेशिया की बिल्कुल सिंपल सा इलाज है, जस्ट एक सिटिंग में बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो लोग जिनका इवन एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस है, यानी कि पूरी बॉडी में बाल नहीं है, वो जस्ट एक दफ़ा ट्रीटमेंट से वो सारे वापस आ जाते हैं अगर बंदा ट्रीटमेंट करवाए तो। और वो इट्स रियली चीप, कुछ भी वो इतना महंगा नहीं है, एक्सोसोम से भी सस्ता है बल्कि। अच्छा, तो वो लोग जो करवाते हैं वो बिल्कुल बाल वापस आ जाते हैं। ये गार्लिक और प्याज के चक्कर और गार्लिक के चक्कर में ना पड़े आप, सिर्फ चलते फिरते कहते हैं ना सब्जी की दुकान और स्मेल की दुकान लगेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अच्छा, spend 10,000 on a perfect transplant or 10,000 on a designer wig? ट्रांसप्लांट। Okay, which is more scarier, a sound of a drill in a dentist clinic or a sound of the hair transplant machine? ड्रिल ऑब्वियसली। The dentist की तो लगता है ना कि बस आप उधर बैठे ना, तो हालांकि वो बहुत अच्छे तरीके हाँ, वो अपने दांतों को कुछ हो रहा होता है, अगर वैसे आप बैठते तो से गए, या तो मेरी जुबान गई या मेरे दांत गए, बस कुछ ना कुछ होता रहता है। अच्छा, पेन फ्री ट्रीटमेंट विद एवरेज रिजल्ट और पेनफुल ट्रीटमेंट विद परफेक्ट रिजल्ट्स? पेनफुल ट्रीटमेंट विद परफेक्ट रिजल्ट्स होने चाहिए ना, उसके बगैर तो लेकिन इट्स नॉट पेनफुल। इट्स नॉट पेनफुल एनी मोर। ये जो आपकी बालों की ग्रोथ होती है, इज इट रिलेटेड टू योर पैटर्नल साइड और मैटरनल साइड? मैटरनल। सो ननियाल से। ननियाल से, ये पक्की बात है। अगर आपके मामू गंजे हैं तो आप पे गंजे होंगे ही होंगे। जेनेटिक है ना, उसमें आपने फिर टाइमली चीज़ों को ठीक कर लेना, एक वो फैक्टर देखिए। यानी आपने देखा है कि मामू गंजे हो रहे हैं, हाँ, तो आप टाइमली अपना ख्याल करना शुरू कर दें। इट्स नॉट लिंक टू फादर, और नाना से भी लिंक नहीं है, मामू से लिंक है, खाला से लिंक है। अच्छा,
क्योंकि मैंने ये सुना था, मैंने कहा नहीं ये मैंने सुना है लेकिन मैं पूछूंगी ज़रूर आपसे जी, कि इस बात में कितनी ननियाल की इवन आप अपने बालों का टेक्सचर देखें और अपने ननियाल में कोई उनका देखें, खाला या मामू को, वो सेम होगा। सही थैंक यू। आपने इतनी डिटेल से इतनी चीज़ें बताएं। और जो लोग भी एक्सोसोम की तरफ जाना चाह रहे हैं या उनके माइंड में बहुत से क्वेश्चन हैं, हम जी। पीआरपी कराएं, हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या हम एक्सोसोम कराएं, तो आई थिंक हमने बहुत से बातें क्लियर की। जी, बिल्कुल। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने बस एक सिटिंग में किया और आपको लगा बस सब हो जी। गया। इसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है लाइक योर विटामिन, जी, योर डाइट बहुत मैटर करती है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ लगाने के लिए दी जाती है तो उसको ज़रूर यूज जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का होता है, तो उससे इससे रिजल्ट्स आते हैं। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहते मैसेज है कि अल्लाह ताला सबके बाल सलामत जमील है और जमाल को पसंद करता है, तो अपने आप को आप मेंटेन रखें। और इसमें कोई भी मज़ायका नहीं है कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं या फिर आप अपने फेस के लिए, जैसे ख़वातीन हैं अपने आप को बन सवर के या निखार के, इवन मेल हैं जो, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ये चीज़ें आप करते रहें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बाल रहे। बिल्कुल। और हमारे आज के पॉडकास्ट के बाद जो लोग भी डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करना चाहें, सो आई एम गोना राइट हिज वेबसाइट, हिज इंस्टाग्राम पेज एंड हिज फ़ोन नंबर एज वेल। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूके भी आते रहते हैं, ऐसे आते हैं जैसे हम लोग जी, मेरा अभी आपके प्रोग्राम की वजह से मेरा लंदन में अभी क्लिनिक है और प्रेस्टन में है, और एयर ट्रांसप्लांट मैं प्रेस्टन में कर रहा हूँ अभी। ज़बरदस्त जी, और तरक्की हो गई है। तो आप लोग डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग, यूके के लोग, ब्रिस्टल के लोग, लंदन के लोग और ब्रिस्टल के लोग, यूके में कहीं से भी आप आ सकते हैं। तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। और इसको करने का मकसद यही था कि आप तक ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए और आप थोड़ी सी कहीं से एक हल्की सी रील देख के और उसके बगैर ना लग जाया करें, अपनी तहकीक ज़रूर किया करें। और डॉक्टर साहब हैं, आप इनसे ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनविटेशन। थैंक यू। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।